नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी लिखा है मन्नू भंडारी जी ने। कहानी का नाम है असामयिक मृत्यु। मित्रों, असामयिक मृत्यु इसका मतलब ही यह है कि किसी व्यक्ति की समय से पूर्व मृत्यु, और अगर वह मृत्यु घर के मुखिया की हो और परिवार निम्न मध्यम वर्गीय हो तो आप समझ लीजिए कि पिता की असामयिक मृत्यु के साथ ही घर में बड़े बेटे या बेटी के करियर का भी असामयिक मृत्यु हो जाती है, उनके सपनों की भी असामयिक मृत्यु हो जाती है। हमारी आज की कहानी कुछ इसी तरह के भावों को व्यक्त करती हुई कहानी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बड़ी पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी आपको अच्छी लगे तो मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी असामयिक मृत्यु। सब कुछ जहाँ का तहाँ थम गया। गति महेश बाबू के हृदय की बंद हुई थी, पर चाल जैसे सारे घर की ठप्प हो गई। अधूरा बना हुआ मकान और अध कचरी उम्र के 3 बच्चे। सच पूछो तो यह भी कोई उम्र है मरने की भला? कुल जमा 44 साल। पर मौत कौन किसी से पूछ कर आती है? फिर हुआ भी तो सब कुछ इतने आकस्मिक ढंग से। ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे ही महेश बाबू का हार्ट फेल हो गया। घर खबर पहुंची तो शारदा अवाक। बस पड़ोसन ताई की चित्कार घर बनाते हुए मजदूरों के संवेद संगीत को चीरती हुई यहाँ से वहां तक फैल गई। देखते ही देखते सारा मोहल्ला आ जुटा। शव लाकर बीच आंगन में रख दिया गया। चारों ओर भीड़ और दार्शनिक मुद्रा में उछाले गए वाक्य। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं भैया। अच्छे भले घर से गए थे, कौन जानता था लौट कर ही नहीं आएंगे। राम तेरी माया। मकान और दीपू को लेकर कैसे कैसे सपने देखे थे उन्होंने। आदमी सोचता क्या है और होता क्या है। अधूरा मकान और 3-3 बच्चों की कच्ची गृहस्थी, तिनके तक का कोई सहारा नहीं है। अब तो भगवान ही पार लगाए तो लगे। हे प्रभु, तेरा ही आसरा है। हर मौत पर दोहराए जाने वाले वही पिटे पिटाए वाक्य, वही भाषा, सिर्फ मरने वाला आदमी बदलता रहता है। पर इस सबसे अनछुई सी शारदा की सुनी सुनी आंखें और भावहीन चेहरा, न एक बूंद आंसू, न छाती फाड़ क्रंदन, और इन सबसे ऊपर और इन सबसे अलग दीपू को बाहों में भरे पड़ोसन ताई का प्रलाप। अब तेरा नाटक देखकर किसकी छाती गज भर की होगी रे। अखबार में तेरी फोटो देखकर कौन मोहल्ले भर को दिखाता फिरेगा रे। मुझे मीठे चीले खिलाने को कौन कहेगा रे। शव उठा और कुछ समय पहले तक हंसती बोलती काया जलकर राख का ढेर हो गई। रात तक जैसे सब कुछ शांत हो गया। बस शारदा जहां जैसी बैठी थी वैसे ही बैठी रही। तीनों बच्चे रो धोकर आंगन में ऐसे ही पसर गए। जून की उमस भरी रात। एक तरफ ईंट रेत और चूने के ढूह बिखरे पड़े थे और दूसरी तरफ बच्चे। सामने घना अंधकार। दूसरे दिन शारदा के बड़े भाई आ गए। बहन के सिर पर हाथ रखकर और बच्चों को छाती से चिपका चिपका कर रोए। अरे महेश बाबू, ये किस जन्म का बदला निकाल गए हमसे। अरे तुम्हारी नेकी के गुण तो सारी दुनिया गाती थी, ये किसकी हाय लग गई तुम्हें रे। पर 2 घंटे में ही उन्होंने रोने देने का काम खत्म किया। आंखों से आंसू पोंछे और दुनियादारी आंज ली आंखों में। जो घर ऐसे अधर में लटक गया हो, जहां आगे नात न पीछे पगहा, वहां फुर्सत से बैठकर शोक मनाने की गुंजाइश कहाँ भला। मातम पुरसी वाले लोग चले गए तो शारदा और दीपू को लेकर वे भीतर चले आए। तेरहवीं करने की क्या जरूरत है, चौथे दिन हवन करके उठावा कर दो और आगे की सोचो कि कैसे क्या होगा। पर आगे सोचने के जितने भी रास्ते थे थोड़ी दूर जाकर ही बंद दिखाई देते थे। बैंक बैलेंस नील, इंश्योरेंस नील, जो भी था मकान बनवाने में 3/4 उधार ले लिया गया था। प्रोविडेंट फंड, उसमें से भी आधा कर्जे में ले लिया गया था। फिर भी वही एक रकम है, पर उसमें से तो यह मकान पूरा हो जाए तो ही गनीमत। इसे तो अब पूरा करना ही होगा, वरना अभी तक जितना पैसा लगाया है वो भी पानी हो जाएगा।
पर समस्या तो ये है कि 4 प्राणियों की ये गृहस्थी चलेगी कैसे? और सारे बंद रास्तों से लौटकर उनकी नजर दीपू पर आकर टिक गई। बीए का इम्तिहान दिया है ना, रिजल्ट भी आता ही होगा। अच्छे डिवीजन में तो पास हो ही जाओगे। हूँ। वह हुंकार शारदा के मन में जाने कैसा आतंक जमाता सा भीतर तक उतर गया। उसने एक बार घुटनों पर ठोड़ी टिकाए हुए दीपू के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंसुआई आंखों के आगे दीपू की आकृति थरथराती हुई धुंधली होती चली गई। चौथे दिन हवन हुआ। दीपू के सिर पर पगड़ी पहनाई गई। इसे केवल रस्म ही मत समझना दीपू बेटे। आज से बाबू की इज्जत, बाबू की प्रतिष्ठा और बाबू का भार तुम्हारे सिर पर। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी है। मामा की आंसुओं से रूंधी हुई वाणी आवेग के कारण भींच गई। दीपू ने मामा के पैर छुए तो मामा ने अपने पैरों से उठाकर उसी वेश में दीपू को महेश बाबू के जनरल मैनेजर के चरणों पर झुका दिया। 18 साल तक महेश बाबू ने आपकी कंपनी की खिदमत की। अब दीपू को मौका दीजिए, उसका हक समझ कर दीजिए, चाहे कृपा करके, पर करना अब आपको ही है। और रात को उन्होंने कुछ कुछ किला फतह करने के अंदाज में सूचना दी। लो, दीपू की नौकरी पक्की कर दी। 400 देंगे। मैंने भी गरम लोहे पर ही चोट की है। दीपू बेटा, कल ही जाकर मैनेजर साहब से मिल लो और नियुक्ति पत्र ले आओ। फिर कल परसों जब से कहे काम पर जाना शुरू कर दो। बात खत्म करने के साथ ही एक गहरा निश्वास उनके सीने से निकला। जिम्मेदारी निभा देने का, एक विकट समस्या का समाधान कर देने का, एक आश्वासन का। गहरा निश्वास शारदा की छाती से भी निकला, पर एक गहरे अवसाद का। भर्राए गले से पूछा, दीपू नौकरी करेगा? अभी से? 4 दिनों में यही पहला वाक्य उसके मुंह से निकला। अभी से? नहीं तो बाद में कौन पूछता है? ये मत भूलो कि ताजे घाव पर दिखाई गई सहानुभूति ही वजनदार होती है। फिर आजकल एमए पास तक तो 200 रुपये की नौकरी के लिए जूतियां चटकाए फिरते हैं। ये तो महेश बाबू की मौत का लिहाज। पर शारदा घुटनों में सिर छिपाए बिसुरती ही रही। मैं नौकरी करूंगा मामा, बड़े दृढ़ और निर्णयात्मक स्वर में दीपू बोला। शाबाश, ये हुई ना बात। तुम इस गृहस्थी की गाड़ी को गुड़का ले जाओगे। फिर एकाएक स्वर को बेहद स्नेहिल और कोमल बनाकर बोले, और उपाय भी क्या है बेटा? जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा करूंगा, पर। और वे दीपू के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगे। इसके बाद अनेक हिदायतें, अनेक आदेश। पैसा हाथ में आते ही मकान बनवाना तुरंत शुरू कर देना, राजू मीनू की फीस माफ करवा लेना, सारे खर्चे में कटौती कर लेना। शारदा केवल सुनती रही। जिस घर में आज तक कोई भी काम उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं हुआ, उसकी सलाह के बिना नहीं हुआ, वहां अब उसे केवल दूसरों के आदेशों पर चलना है। पहली बार उसे स्थिति की भयानकता का एहसास हुआ। पहली बार लगा कि उसके पति मर गए हैं, उसके सुख चैन और अधिकारों की सीमा समाप्त हो गई है। रात शायद आधी से अधिक बीत गई है। चारों ओर निपट सन्नाटा, कहीं पत्ता तक नहीं हिल रहा। पर शारदा के मन में जाने कैसा तूफान उठा हुआ है। एक दूसरे पर उभरते हुए दृश्य, एक दूसरे को काटते हुए वाक्य। नाटक समाप्त हो गया है। उत्पल दत्त प्रमुख अतिथि के रूप में भाषण दे रहे हैं। दीपक की अभिनय कला, दीपक की प्रतिभा, दीपक के उज्जवल भविष्य की कामना। फिर प्रशंसा और बधाइयों का दौर। आपका बेटा बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। बनेगा? अरे ही इज अ बॉर्न आर्टिस्ट। दूसरे दिन सारे अखबारों में दीपक की फोटो, दीपक की सराहना, महेश बाबू का घर घर अखबार दिखाते फिरना। पिछले 3 सालों में यह क्रम कई बार दोहराया गया है और हर बार महेश बाबू का पुलकित गदगद स्वर, जीनियस है तुम्हारा बेटा। देखना, इतना नाम करेगा, इतना नाम करेगा कि लोग अपने बेटों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। मेरा बेटा कलाकार बनेगा। तापस बाबू कह रहे हैं इस लड़के के बारे में ट्रेडिशनल ढंग से सोचने से काम नहीं चलेगा। इसे इस बार आप पुणे भेजिए। अभिनय की ट्रेनिंग लेने के बाद फिल्म वाले लोग हाथों हाथ उठा लेंगे इसे। ये सब नामी एक्टर झक मारेंगे इसके सामने। पिछले 3 नाटकों में कुंतल ही हीरोइन का रोल कर रही है। अक्सर घर आती रहती है। महेश बाबू
रसभीनी आवाज में कहते, देख लेना, घर में भी यही हीरोइन बनकर आएगी। सुनकर शारदा केवल मुस्कुराती है। दीपू की आंखों में कैसे कैसे सपने तैरने लगे हैं। उसके सपनों की छाया हर किसी की आंखों में दिखाई देने लगी है। मीनू अपने दीपैया को अमिताभ बच्चन समझने लगी है। दीपू की सफलता और यश से छाती फुलाए फुले राजू अपने दोस्तों में हीरो बना घूमता है। एक नए नाटक की तैयारी हो रही है। दीपू को न खाने का होश है न पीने का। पागलों की तरह उसमें जुटा है। गर्मी में थके मांदे महेश बाबू ऑफिस से आकर ठेकेदार से सिर फोड़ने बैठते हैं। सीमेंट लक्कड़ तो शारदा दीपू पर ही बरस पड़ती है। सारे दिन नाटक नाटक। ये नहीं कि बाबू का थोड़ा सा हाथी बटा दे। दीपू कुछ कहे उसके पहले ही महेश बाबू रोक देते हैं। अरे उसे कहाँ इस पचड़े में डालती हो। ये सब क्या उसके बस का है। और इन सारे दृश्यों और आवाजों को चीरता हुआ दीपू का दृढ़ निर्णयात्मक स्वर, मैं नौकरी करूंगा मामा। शारदा के तन मन को झकझोरता मरोड़ता हुआ आवेग का एक गोला सा उमड़ता है। फिर आंसू की बाढ़, हिच्कियों का सैलाब। घर के ठप्प हो गई गाड़ी को किसी तरह गुड़काने का इंतजाम करके दूसरे दिन बड़े भैया चले गए। घर की घिसकती हुई गाड़ी जैसे तैसे चल पड़ी। दीपू की नौकरी का पहला दिन। मीनू ने दीपैया के कपड़ों पर इस्त्री की। राजू ने बाबू का ब्रीफकेस खाली किया, पर समझ ही नहीं आया कि इसमें आखिर रखे क्या। तो बाबू के कुछ कागज वागज डायरी वायरी रख दी। कम से कम लगे तो कि ऑफिस जा रहे हैं। चलने से पहले पड़ोसिन ताई ने आकर दीपू की बलैया ली, उसे दही पेड़ा खिलाया। इस सारे आयोजन में बस शारदा ही जैसे आंख चुराती रही, सामने पड़ने से कतराती रही। और जब दीपू चला गया तो इतनी देर से थमा हुआ मन का आवेग आंसुओं के रूप में फूट पड़ा। ये क्या बहू, तुम तो खुशी के मौकों को भी आंसुओं से सानकर मिट्टी कर देती हो। बेटा नौकरी पर गया है, ये रोने की बात है भला। खैर मना कि भगवान ने बिगाड़ा तो चट से समेट भी लिया। किसके नसीबों में होते हैं ऐसे बेटे। शाम को दीपू की प्रतीक्षा में सब बैठे थे। कैसा लगा दीपैया, राजू उछलकर पूछता है। मीनू बढ़कर ब्रीफ केस लेकर रख देती है। लगता क्या, खूब अच्छा लगा। सब लोग खूब प्यार से बोलते बतलाते रहे। मैनेजर साहब ने अपने पास बैठाकर चाय पिलाई, फिर चुटकी बजाते हुए बोला, देखना अम्मा, यूं काम सीखता हूँ। और हाँ, एक बड़े मजे की बात हुई। मैं काम कर रहा था, पीछे से किसी ने आवाज दी, मिस्टर अग्निहोत्री, मिस्टर अग्निहोत्री। यहाँ दीपूराम को तो पता ही नहीं कि उन्हें ही बुलाया जा रहा है। फिर आवाज को जरा सा भारी बनाकर बोला, सो अम्मा, अब तुम्हारा दीपू मिस्टर अग्निहोत्री बन गया है, समझी। सब चुप। तो बाबू की हूबहू नकल करते हुए बोला, मीनू बिटिया, एक कप चाय तो पिलाओ गर्मा गर्म। राजू मीनू के चेहरे पर जरूर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, पर शारदा इस पर भी चुपचाप तरकारी काटती रही। तो दीपू एकदम फट पड़ा, अम्मा, बाबू की नकल करने पर तुमने मुझे डांटा क्यों नहीं। क्यों नहीं हमेशा की तरह उठकर मेरी पीठ पर धौल जमाया। चाय के साथ क्या खाएगा, पराठा बना दूं। नहीं, पहले बताओ तुमने मुझे डांटा क्यों नहीं। अब क्या तू दीपू है जो डांटू। अभी तूने ही तो कहा कि अब से मैं मिस्टर अग्निहोत्री बन गया। रूंधे हुए कंठ से शारदा ने कहा, और कुछ लेने के लिए उठकर भंडार घर में चली गई। नहीं अम्मा, नहीं, तुम बोलती नहीं, डांटती नहीं, कुछ भी तो नहीं करती। तुम इस तरह रहोगी तो मुझसे कुछ भी नहीं किया जाएगा, बता देता हूँ। हाँ। हंसी मजाक करके सबको बहुत सहज बनाने के प्रयास में दीपू खुद कहीं बहुत असहज हो गया। शारदा भीतर गई तो वहीं घुटनों में सिर देकर बैठ गई। किससे बोले वो पहले की तरह, और कैसे। खाने के समय तरह तरह की फरमाइश करने वाले और बने खाने में दुनिया भर की मेन मेख निकालने वाले ये बच्चे बिना चूं चपड़ किए दाल से रोटी निगल लेते हैं। 10 बार कहने पर भी हर काम को टाल जाने वाली ये मीनू बिना कहे उसके काम में हाथ बटाती रहती है। करने न करने का सब कार्य करती रहती है। दिन भर में रुपया 2 रुपया झटक कर ले जाने वाला ये राजू आंगन में बैठा बैठा सिर्फ उड़ती हुई पतंगों को देखता रहता है। पढ़ाई और नाटक के सिवाय जिसने दीन दुनिया के बारे में न कुछ जाना न समझा, वही दीपू बाबू के रजिस्टरों से हिसाब किताब समझने की कोशिश करता रहता है। अब से ऑफिस का काम जो किया करेगा। कितने अपरिचित हो उठे उसके अपने बच्चे। उनसे क्या बोले, कैसे बोले,
ये घर उसका है, जिसका आंगन शाम को हंसी मजाक और नकलों से गूंजता रहता था। नाटकों के आधे रिहर्सल यही होते थे। रिहर्सल नहीं होता तो नकलें उतारी जाती। राज कपूर के संवाद, दिलीप कुमार के संवाद, आंख बंद कर लो तो पहचान नहीं सकते कि दीपू बोल रहा है या कि दिलीप कुमार। कॉलेज के लेक्चरर्स की नकल होती, पड़ोस के बूढ़ों की नकल होती, और फिर एक दिन बाबू की नकल उतारी। हूबहू वही आवाज, वही लहजा। राजू मीनू हंसते हंसते लोटपोट। शारदा ने हंसी भीतर ही घोटते हुए पीठ पर धौल जमाया था। बस, अब बाप की ही नकल उतारा कर, बेशरम कहीं के। पीठ ठोकी है ना, बहुत अच्छी नकल करने के लिए। अरे अम्मा, जीनियस है तुम्हारा बेटा, जीनियस। अम्मा, अगर कोई बढ़िया मेकअप कर दे तो बाबू का रोल ऐसे अदा करूं कि तुम पहचान ही ना सको कि दीपू कौन और बाबू कौन। दीपू पार्ट याद कर रहा है। नाटक की एक प्रति राजू को पकड़ा दी। डॉक्टर वाला पार्ट तू बोलता चल। 5 मिनट बाद ही दीपू बिगड़ पड़ा। अरे यार राजू, 2 डायलॉग तक तो तू ठीक से नहीं बोल सकता, गधा कहीं का। राजू कॉपी हवा में उछाल देता है। मुझे कौन तुम्हारी तरह एक्टर बनना है, मैं तो डॉक्टर बनूंगा। बनेगा डॉक्टर। डॉक्टर की एक्टिंग तक तो की नहीं जाती, असली डॉक्टर बनेगा। शक्ल देखो इनकी। राजू को शिकायत है बाबू से। जब देखो दीपैया की तारीफ करते रहते हैं, उनकी बात करते रहते हैं। दीपू को यह बनाना है, दीपू ये करेगा, जैसे हम तो कुछ है ही नहीं। रूठे हुए राजू को बाबू अपने पास खींच लेते हैं। देख भैया, मैं दीपू को एक्टर बना दूं तो दीपू तुझे डॉक्टर बना देगा। अरे किसी फिल्म में दांव लग गया ना, और अब लगा ही समझ, तुझे बाहर भेजेगा मेडिकल के लिए। राजू को एक गोदी में बैठा देखकर मीनू दूसरी गोदी में जा लदती है। शारदा डपटती है। ये उम्र है तुम लोगों की गोदी में लदने की? बड़े बड़े धींगड़े हो गए। माँ बाप के लिए भी बच्चों की कोई उम्र होती है? और बच्चों पर बरसता हुआ महेश बाबू का लाड़ सारे आंगन में महकने लगता। दिन में लू से झुलसता हुआ और रात को उमस भरी मायूसी में डूबा रहने वाला यह आंगन उसके अपने घर का आंगन है क्या? उसे समझ ही नहीं आता। कोई 2 सप्ताह बाद दीपू का रिजल्ट आया, फर्स्ट डिवीजन। मायूसी में लिपटी खुशी का हल्का सा एक एहसास सबके मन में जगा और शीघ्र ही बिला गया। बड़े मामा का पत्र आया। बधाई और आशीर्वाद के बाद लिखा था, इस खबर से जो सबसे ज्यादा खुश होता, गर्व करता, वो तो आज हमारे बीच रहा नहीं। फिर भी तुम अपना रिजल्ट ऑफिस में बता देना। मैनेजर साहब ये न समझे कि उन्होंने केवल कृपा ही की है। एक योग्य व्यक्ति को ही काम दिया है उन्होंने। पीएफ के पैसे के लिए पीछे लगे रहना, मिलते ही मकान का काम शुरू करवा देना। सबसे ज्यादा चिंता मुझे मकान की ही है। वो बन जाएगा तो तुम लोगों का आधा संकट टल जाएगा। मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूंगा। कल भास्कर, कपिल और दुबे आए थे, पर शायद संकोचवश असली बात नहीं कर पाए। आज तापस बाबू खुद आए हैं, तुरुप का पत्ता हाथ में लेकर। कुंतल स्थिति की नजाकत को समझते हैं, इसीलिए स्वर में संकोच जरूर है, पर आग्रह जैसा कुछ नहीं। मिठास में लिपटा आदेश ही है। अब रिहर्सल में आना शुरू करो। दिल्ली में होने वाले ऑल इंडिया कंपटीशन के लिए एंट्री भेज चुके हैं। समय बहुत कम रह गया है। शारदा के चेहरे पर घिर आई भय की हल्की सी छाया को उनकी तेज आंखें भांप लेती हैं। आप चिंता न करें भाभी, पहले की तरह रात दिन वाले रिहर्सल अब नहीं होंगे। दीपू ऑफिस के बाद ही आया करेगा। फिर एक क्षण रुक कर बोले, इसे नाटक से कटने मत दीजिए, वरना आप तो जानती हैं नाटक ही इसका प्राण है। ऑफिस का काम जितना भी जरूरी है, नाटक का काम भी उतना ही जरूरी है। तापस और कुंतल दीपू को अपने साथी ले गए। शारदा जानती है नाटक दीपू के लिए काम नहीं है, नशा है। जब चढ़ता है तो भूत की तरह सवार हो जाता है। फिर उसे दीन दुनिया की खबर नहीं रहती, होश नहीं रहता। शारदा जब कभी इसे पागलपन कहती तो महेश बाबू कहते, ये लगन है शारदा, लगन। कहाँ होती है इस उम्र के बच्चों में ऐसी लगन? फिर बिना लगन के कोई बड़ा काम होता है भला? लेकिन अब यदि दीन दुनिया को भूल गया तो, और यदि दीन दुनिया के चक्कर में नाटक से कट गया तो, और इन दो तो की जकड़ में शारदा का मन ऐंठने लगता है। दूसरे दिन शारदा उठी तो देखा दीपू आंगन में टहल टहल कर कुछ पढ़ रहा है। इतनी सवेरे सवेरे उठकर क्या पढ़ रहा है रे? अपना पाठ याद कर रहा हूँ। सचमुच तापसदा ने ऐसा
बढ़िया नाटक लिखा है। ये रोल करने के बाद देखना अम्मा, हल्ले हो जाएंगे दीपक अग्निहोत्री के। और शाम को ऑफिस से आते ही ब्रीफ केस, जूता, मोजा अलग अलग दिशाओं में उछाले। आ जाओ राजू मीनू, रिहर्सल शुरू। अम्मा तुम बैठ कर देखना। राजू मीनू दूसरे पात्रों के संवाद पढ़ रहे और दीपू अपने। इतने दिनों से शारदा के चेहरे की रेखाओं का तनाव अपने आप पिघलने लगा और घर पर फैले अवसाद की एक परत जैसे किसी ने हटा दी। पहली तारीख, दीपू ने शारदा के हाथ में तनख्वाह रखते हुए कहा, ये मेरे 15 दिन की तनख्वाह के 200 रुपए और ये बाबू की 5 दिन की तनख्वाह के 250 रुपए। वाह रे दीपू मास्टर, क्या कीमत है तुम्हारी। फिर एकदम गंभीर होकर बोला, अम्मा अब से इन्हीं रुपयों में घर चलाना है। सब तरफ से कटौती कर दो। पीएफ का चेक भी मिल ही जाएगा कल। बस 2 दिन बाद मकान का काम शुरू। राजू को भेजकर मिश्रा काका को बुलवा लो, आकर अपनी ठेकेदारी संभाले। रुका हुआ मकान फिर बनने लगा। मजदूरों की आवाजाही, ठेकेदार मिश्रा जी की गुहार पुकार। शाम को दीपू आया तो मिश्रा जी बोले, भैया चलकर मजदूरों को मजदूरी बांट दो और आज का हुआ काम भी जरा नजर से गुजार दो। मजदूरी तुम बांटो, सामान तुम ला कर दो। काम देखो और कसर कुछ हो तो हमें बताओ। पर काका मैं तो कुछ जानता नहीं समझता नहीं, ये सब मुझसे कैसे होगा। होगा कैसे नहीं, महेश बाबू करते थे कि नहीं। पर मैं तो बाबू नहीं हूँ काका। हमारे लिए तो भैया तुम्हें महेश बाबू हो। और हो क्यों नहीं, जिस दिन महेश बाबू की पगड़ी सिर पर धर ली उसी दिन महेश बाबू बन गए तुम। और उन्होंने सामान की एक लिस्ट पकड़ाते हुए कहा, तुम खांची उठा लो, हम साथ देंगे और सब सामान दिलवा देंगे। 4 दिन में तुम खुद ही लायक बन जाओगे। और 8 बजे के करीब दीपू जब लोहा लक्कड़ कील कांटों की दुकान के चक्कर लगाकर लौटा तो एकदम पस्त हो चुका था। काका, रोज रोज अब क्या मुझे यही सब करना पड़ेगा। अरे भैया, अपने मरे बिना भी कहीं स्वर्ग दिखा है। और मिश्रा काका ने कोई 10 दिन में ही दीपू को स्वर्ग दिखा दिया। रुका हुआ मकान फिर बनना शुरू हो गया। पर जो नाटक शुरू हुआ था वो जहां का तहां रुक गया। मामा आए तो गदगद। मकान का मुआयना करने के बाद बड़े संतुष्ट भाव से दीपू की पीठ थपथपाते रहे। शारदा, तेरा बेटा तुझे पार लगा देगा। कितनी होशियारी से सारा काम संभाल लिया है। लगता ही नहीं कि महेश बाबू नहीं। फिर जाने क्या सोचकर वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया। राजू मीनू के स्कूल खुल गए तो उनकी जिंदगी फिर लौट आई। नई कक्षाओं में जाने का उल्लास, नई किताबें खरीदने का उत्साह, हम उम्र साथियों का साथ। पर दीपू, शारदा बोलती कुछ नहीं, सिर्फ देखती रहती है। महेश बाबू के कमरे में बैठकर सवेरे सवेरे ऑफिस की फाइलों में डूबे हुए दीपू को, ऑफिस जाते हुए दीपू को, मिश्रा काका के साथ मगज मारते हुए दीपू को, ट्रक से भरी सीमेंट की बोरियां उतरवाते हुए तो कभी ईंटें गिनकर रखवाते हुए दीपू को, रात में देर तक हिसाब लिखते हुए दीपू को। और उसके मन में जाने क्या कुछ कचोटता रहता है। रह रहकर एक घटना मन में उभर आती है। वह रसोई में कुछ काम कर रही थी कि बाहर से दीपू के खांसने की आवाज आई। खांसी क्या, जैसे खांसी का दौरा ही पड़ा हो। शारदा झपट कर बाहर आई। घुटनों में पेट दबाए, हथेलियों में माथा थामे दीपू खांस रहा है, बुरी तरह। चेहरा लाल, आंखों में आंसू। खांसी क्या, लगता था अंतड़ियाई बाहर निकल आएंगी। सकते में आ गई शारदा, पीठ मलने लगी उसकी। कब हुई तुझे ऐसी खांसी, पहले तो कभी नहीं सुनी। घबराहट के मारे शारदा की अपनी आंखों में आंसू आ गए थे। खांसते खांसते कहीं सांस ही न उखड़ जाए दीपू की। 2 मिनट तक शांत रहकर दीपू ने अपने को साधा। फिर झटके से खड़ा होकर हंसता हुआ बोला, रिहर्सल, रिहर्सल। क्या? फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखती हुई शारदा चीखी थी, एक बूढ़े भयंकर दमे के मरीज का रोल करना है, समझी। फिर सामने हंसता हुआ बोला, मानती हो आप तो कि तुम्हारा बेटा जीनियस है। जीनियस के दुम, प्राणी निकल गए मेरे तो। इसका मतलब मेरी एक्टिंग कमाल की। लाड़ में आकर दीपू ने अपनी दोनों बाहें मां के गले में डाल दी और हंसने लगा। दीपू की हंसी से एक क्षण पहले का तनाव झटके से गायब हो गया और सब कुछ सहज हो गया। पर अब न तो कोई झटका लगता है, न ही कुछ सहज होता है। ईंट पर ईंट धरी जाने लगी और दूसरे तल्ले की दीवारें ऊपर उठने लगी, लेकिन नीचे वाला तल्ला
जैसे और नीचे धसकने लगा। 1500 में चलने वाली गृहस्थी को कुल 400 में चलाना कोई आसान काम तो नहीं था। बरसों की आदतें अंकुश लगाने पर भी दगा दे जाती। जब तक कड़की का कोड़ा नहीं पड़ा था, सबका मन एक दूसरे के लिए उमड़ता रहता था, एक दूसरे को संभालता रहता था। लेकिन अब, अम्मा, तुमने 200 रुपए पीएफ के रुपयों में से खर्च कर दिए। क्या करती? राजू मीनू की किताबें, मीनू की 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बीच में से ही बात काटकर दीपू तेजी से कहता, बस इतना जान लो कि इस पैसे को छुओगी भी नहीं। जानती हो, मिश्रा काका के बताए हिसाब से तो बाबू के इन रुपयों से भी मकान पूरा नहीं होगा। और तुम हो कि बस, कहाँ से आएगा रुपया? मुझे क्या कहते हो? सब अपने पेट पर पट्टियां बांध लो। शारदा का दो टूक जवाब। और खर्च कम करो। दूध बंद, खाने में कटौती। 60 की जगह 25 पावर के बल्ब। पर इस दमतोड़ महंगाई में खर्चा है कि चलता ही नहीं। और न न करके भी 150 रुपए मकान के रुपयों में से निकल जाते हैं। दीपू खींचता है, चिल्लाता है, फिर हताश हो जाता है। पर जब शारदा हताश होती है तो हौसला बंधाता है। बस कुछ महीनों की बात है अम्मा, मकान खत्म होते ही नीचे का मकान किराए पर उठा देंगे। 600 ना मिले तो 550 तो कहीं नहीं गए। ऊपर का 3 कमरों वाला सेट 300 में और 2 वाले में हम रह लेंगे। बस, फिर पहले जैसे ठाट। और यह हवाई आश्वासन ही 8-10 दिनों के लिए सबके मन का पैनापन काट देता। राजू मीनू अपनी जरूरत की चीजों की सूची कुछ महीनों के लिए स्थगित कर देते। शारदा फिर कतर ब्यौत में लग जाती। 4 महीनों में दीवारें उठ गई, छत भी पड़ गई, पर रुपया खत्म। बनता मकान फिर ठप्प हो गया। दीपू परेशान, उसे कर्जा भी कौन देता? बस मामा का ही भरोसा है। उनके आश्वासन भरे पत्र आते। पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इंतजाम होती रुपया भेजूंगा, पर रुपया नहीं आता। मकान बन रहा था जो, तो सबके पास जैसे अपनी उम्मीदें टिकाने का एक सहारा था। वह बंद हुआ तो गहरी निराशा ने सबको बुरी तरह काट कर रख दिया। अपने भीतर से भी, आपस में एक दूसरे से भी। राजू दीपू की अनुपस्थिति में खुलेआम चिल्लाता, मकान मकान, गाड़ दो हमें इस मकान में। सारा रुपया इन दीवारों में फूंक दिया। शारदा झिड़कती तो उसे भी टके सा जवाब पकड़ा देता। दीपू ऑफिस से आकर राजू मीनू को नहीं देखता तो पूछता, कहाँ जाते हैं ये आजकल रोज रोज? पड़ोस में। जब देखो वहीं घुसे रहते, पढ़ना लिखना नहीं रहता इन्हें। शारदा चुप रह जाती है, पर राजू चुप नहीं रहता। पढ़ना लिखना, इन दियो जैसे चुंदे बल्बों में पढ़ नहीं सकता मैं। कोई पढ़ सकता है भला? किताबें हैं हमारे पास जो पढ़ ले। दीपू तमतमा कर रह जाता है। राजू थाली सरका कर उठ जाता है। रोज रोज वही आलू की रसदार सब्जी और सूखी रोटी नहीं खाना हमें। मीनू आजकल उसकी चेली हो रही है, वो भी उठ जाती है। खैर मनाओ कि ये भी खाने को मिल रहा है, वरना भीख मांगते नजर आते। मांग लेंगे भीख, तुम लोग ताजमहल चिनाओ बैठकर। शारदा गुस्से से थरथराते हाथ को थाम लेती किसी तरह, पर आंखों से जैसे अंगारे बरसने लगते हैं। रात 9 बजे राजू और मीनू घर में घुसे। कहाँ गए थे? प्रश्न की बंदूक दगी। सिनेमा। बिना झिझक के राजू ने एक एक अक्षर पर जोर देकर कहा, और साथ ही जोड़ दिया, पैसे अम्मा से नहीं लिए थे, शिबू ने दिखाया है अपनी तरफ से, वरना एक लेक्चर और सुनो। तड़ाक। दीपू का भरपूर हाथ राजू के गाल पर। देख रहा हूं, बदतमीज और ढीठ हुए जा रहे हो दिन पर दिन। लाड साहब समझने लगा है अपने आप को। शारदा राजू को घसीट कर अंदर ले जाती है, पर लौटकर दीपू के पलंग के सामने खड़े होकर पूछती है, दीपू, राजू पर हाथ क्यों उठाया? शारदा का यह रूप, यह आवाज, यह प्रश्न, सब कुछ एकदम अप्रत्याशित। सिनेमा देखने चला गया तो कोई गुनाह कर दिया? इस उम्र में किसी शौक नहीं होता सिनेमा देखने का? पढ़ना, हंसना, खेलना, सभी कुछ तो छोड़ दिया है मेरे बच्चों ने। और बिना जवाब की अपेक्षा की शारदा जैसे आई थी चले गई। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। दीपू की खोपड़ी पर यही शब्द घनघनाता रहा। लेकिन 2 दिन के बाद ही जब राजू ने शारदा से कहा, अगले हफ्ते इम्तिहान के फॉर्म भरने हैं, मिस्टर बोर से कह देना इम्तिहान दिलवाना हो तो रुपयों का इंतजाम करके रखे, तो शारदा ने भी थप्पड़ जड़ दिया उसके गाल पर। बेशरम, बदतमीज कहीं का, तुम लोगों के पीछे उसने अपने को झोंक रखा है, बिल्कुल मार दिया है।
और तुम लोग ही कहोगे उसे बोर। पर आपसी दुर्भावना मिटाने के ये प्रयास कड़की के कोड़े के नीचे सहमा कर रह जाते हैं। जल्द ही रुपयों का प्रबंध होने की उम्मीद है। ये आश्वासन वाले पत्र अब किसी को हौसला नहीं बंधाते और मन की निराशा खींच बनकर एक दूसरे पर निकलती रहती है। हार कर एक दिन शारदा बोली, दीपू, मेरे लिए किसी काम का जुगाड़ कर दे। 10वीं पास तो मैं भी हूँ, कुछ न कुछ तो कर ही लूंगी। पर काम का जुगाड़ शारदा के लिए नहीं, दीपू ने अपने ही लिए कर लिया। शाम को किसी के यहाँ चिट्ठियाँ टाइप करनी, हिसाब लिखना, 2 घंटे, 150 रुपया। शारदा ने सुना तो राहत की सांस ली। करो बेटा, करो, कुछ तो हाथ खुलेगा। आज दीपू को 6 माही बोनस मिला, 1 महीने की अतिरिक्त तनख्वाह। लग रहा है जैसे घर के सारे तनाव ढीले हो गए हैं। लौटते हुए रास्ते से उसने गाजर का हलवा बंधवाया। आधी सर्दी बीत गई, एक बार भी हलवा नहीं बना घर में। इन रुपयों से वह सबकी छोटी मोटी इच्छाएं पूरी करेगा, सिनेमा दिखाएगा। पिछले 6 महीने से कल की चिंता में वह आज को मारता ही आया है। राजू ठीक ही कहता है, पर उसे रास्ते पर जरूर लाना है। थोड़ा भटक रहा है। मीनू को सलवार कुर्ता बनवा देगा और अम्मा के लिए शॉल। अगले महीने तो वैसे भी 150 रुपया ज्यादा ही मिलेगा। 400 रुपये में उसने सबके बन के पड़ी सलवटों को सीधा करने की कोशिश कर ली। रात में शारदा दूध का गिलास लेकर सामने आ खड़ी हुई। क्या है माँ? दूध। दूध किस लिए? क्यों? सवेरे से रात तक मशीन की तरह जुटा रहता है, एक घूंट दूध गले के नीचे नहीं उतरना चाहिए? तुम भी कमाल करती हो अम्मा। घर में राजू और मीनू पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके इम्तिहान भी पास है, दे सको तो उन्हें दूध दो। शारदा जैसी की तैसी खड़ी रह जाती है। दीपू की आवाज दीपू के चेहरे में से कुछ ढूंढती सी। 2 महीने बाद एक दिन अवतार की तरह मामा प्रकट हुए, पक्का और बढ़िया इंतजाम करके। अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी है, खासी बड़ी। वे अपना एक ऑफिस यहाँ भी खोलना चाहते हैं। उन्हें 4-5 कमरों का एक मकान चाहिए, मेन मार्केट के पास। बस ये मकान मैंने उनके गले उतार दिया है। अग्रवाल साहब से पुराना रसूख है, सारी स्थिति समझा कर कह दिया कि हमें 20,000 रुपया एडवांस दे दे और 3 महीने के बाद में मकान ले ले। 3 महीने से ज्यादा का काम है भी नहीं। वे मान गए। दीपू को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मानेंगे क्यों नहीं? गौरी शंकर की बात और न मानी जाए। आत्मविश्वास और दर्प मामा की आंख में, आवाज में छलका पड़ रहा है। मकान फिर बनने लगा। अम्मा, हमारे रहने का हिस्सा तो जैसा तैसा बन ही गया। इन रुपयों से किराए पर उठाने वाला सेट पूरा करवा देता हूँ, ऊपर का। पलस्तर, दरवाजे और टीम टाम में 1.5 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। पूरा करते ही इसे भी किराए पर उठा देते हैं, किराया आना शुरू हो जाएगा। अब मिश्रा काका को बुला कर भी क्या होगा? दिन भर काम की निगरानी तुम ही रख लेना, बाकी मैं अकेला ही कर लूंगा। अब तो सब समझ गया, क्यों उन पर बेकारी रुपए खर्च किए जाए। किराए वाले सेट में टीम टाम थोड़ी ज्यादा करवा देते हैं, किराया अच्छा मिलेगा। शारदा सुनती रहती है और मुग्ध भाव से उसे देखती रहती है। दुनियादारी में पटु हो गए अपने इस बेटे को। और मकान पूरा हो गया। मामा मिस्टर गुप्ता के साथ साथ ही आए हैं। हफ्ते भर में नीचे की रंगाई पुताई पूरी हो जाएगी तो वे अपना सामान जमाना शुरू कर देंगे। ऊपर का 3 कमरों का सेट भी उन्होंने ही किराए पर ले लिया, अपने मैनेजर के लिए। ऊपर छत पर पूरा परिवार बैठा है। मामा बेहद प्रसन्न। दीपू को उन्होंने एक बाह में समेट कर अपने पास ही बिठा रखा है। राजू, मीनू शारदा के अगल बगल बैठे हैं। संतोष और तृप्ति के भाव में लिपटा मामा का प्रवचन चालू है। दीपू बेटे, तूने महेश बाबू का सपना पूरा कर दिया। रोम रोम आशीर्वाद दे रहा होगा उनका। बड़ी हौस थी उनकी मकान बनाने की। अगले सप्ताह 5 जून को ही तो बरसी है उनकी। नए मकान में ही करना, आत्मा जुड़ा जाएगी उनकी। शारदा, 1 साल और इसी तरह खींचतान करके चला लो, अगले साल कर्जा भी चुक जाएगा तो राजू की मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा करने में आसानी हो जाएगी। अब दूसरा सपना तू पूरा कर दे राजू, बस डॉक्टर बन जा। 4 साल बाद फिर सब ऐश करना। कहाँ फिर मीनू आकर खड़ी हो जाएगी, इससे भी तो पार लगाना है। दीपू ने बुजुर्गों की तरह कहा तो मामा हो करके हंस पड़े। देखो शारदा, कैसा दुनियादार बन गया तेरा बेटा। सारी जिम्मेदारी समझता है अपनी।
फिर दीपू को लाड़ से सहलाते हुए बोले, दुनियादारी का जंजाल ही ऐसा है बेटा, बस आदमी सोचता ही रहता है कि ये हो जाए तो छुट्टी, ये हो जाए तो छुट्टी, पर इस प्रपंच में पड़े आदमी के लिए कहाँ पड़ी है छुट्टी। फिर एक भाषण आजकल के लड़कों पर। मैं तो कहता हूँ घर घर में दीपू का उदाहरण देना चाहिए जाकर। ये आजकल के वाहियात नाकारा लौंडे लपाड़े कुछ सीखे तो। नालायक सारे सारे दिन बाल काटेंगे, कूले मटकाएंगे, माँ बाप और घर परिवार जाए जहन्नुम में इनकी बला से। सब प्रसन्न, सब गदगद, एक बड़ी उपलब्धि का संतोष, कुछ और कर डालने के हौसले। राजू और मीनू सामान ढो ढो कर ऊपर ला रहे हैं। शारदा ने आज दीपू की छोटी सी कोठरी खोली है। साल भर से ताला पड़ा था इसमें। सामान के नाम पर कबाड़ा ही भरा था, फिर भी खाली तो करनी ही है। नाटक के उतरे हुए सेट्स, लकड़ी के दरवाजे, पेंट किए हुए पेड़, कैनवास के टुकड़े बेतरतीबी से इधर उधर बिखरे पड़े हैं, धूल में अटे, जालों से घिरे। शारदा ने खींच खींच कर हर चीज बाहर निकाली। अलमारी खोली। एक कतार में नाटकों में जीते हुए कप और मेडल्स रखे थे। एक क्षण को शारदा उस कतार को ही देखती रह गई। काम करने के लिए तत्पर हाथ एकाएक जैसे ढीले पड़ गए। उस कतार को बिना छुए ही उसने नीचे के खाने से 5-6 फाइलें निकाली। किसी में नाटक के टाइप किए हुए संवाद लगे थे, तो किसी में अखबारों की ढेर सारी कटिंग्स। दीपक अग्निहोत्री, अभिनय के क्षेत्र में उभरती हुई एक नई प्रतिभा, अनुश्री संस्था का सबसे सफल और समर्थ कलाकार दीपक अग्निहोत्री। कहीं तस्वीरें, इनाम लेते हुए, किसी से हाथ मिलाते हुए, उत्पल दत्त से पीठ ठुकवाते हुए। पूना का एडमिशन फॉर्म भरकर भेजने की तो नौबत ही नहीं आई। साथ ही तापस बाबू की बात, आप इसे नाटक से मत काटिए, वरना आप तो जानती हैं नाटक इसका प्राण है। 3-4 नीले लिफाफों में बंद 8-10 छोटी छोटी चिटें। आज ग्रीन रूम में हाथ पकड़ जो कुछ कहा था वह नाटक का संवाद तो नहीं था ना। उसे सच ही समझू कि रिहर्सल के दौरान भी जब तुम देखते हो तो भीतर का सब कुछ थरथरा जाता है। घर लौट आती हूँ, फिर भी तुम्हारी नज़र उसी तरह पीछा करती रहती है। अपनी नज़र को समझाओ प्लीज के आज तुमने ये क्या कर डाला। नहीं दीपू, अभी ये सब नहीं। तुम पूना चले जाओगे तो पीछे इस लायक तो छोड़ो कि प्रतीक्षा कर सकूं। के आंसू के सैलाब में शारदा और कुछ नहीं पढ़ पाई। बस सुन्न सी जहाँ की तहाँ बैठी रह गई। उसके आसपास का सब कुछ जड़ होता चला गया और भीतर एक दूसरी दुनिया खुलती चली गई। अनेक दृश्य, अनेक बातें, अनेक सपने। तुम्हारा बेटा जीनियस है शारदा, जीनियस। देखना, इतना नाम करेगा। अम्मा, अम्मा। राजू का स्वर कहीं दूर से आता लगा। अम्मा, पंडित जी पूछ रहे हैं बरसी पर कल कितने ब्राह्मणों को बुलाना है। बरसी? और एक क्षण के लिए शारदा जैसे समझ ही नहीं पाई कि किसकी बरसी की बात कर रहा है राजू। मित्रों, समझ गए किसकी बरसी की बात हो रही है और शारदा किसकी बरसी की बात समझ रही है। कहीं यह दीपू के करियर की बरसी तो नहीं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी असामयिक मृत्यु, जिसे लिखा था हिंदी की जानी मानी प्रतिष्ठित पॉपुलर लेखिका मन्नू भंडारी जी ने। आपको कहानी कैसी लगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी ज़रूर लिख कर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।